हर प्रेगनेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और उनके पेरेंट्स हमेशा ये वेट कर रहे होते हैं कि उनका बेबी हेल्दी पैदा हो, पर अनफॉर्चुनेटली हर वक्त ऐसा नहीं होता। कुछ प्रेगनेंसीज मिसकैरी कर जाती हैं, अबॉर्ट कर जाती हैं, और ज़ाहिरी बात है इस मिसकैरेज की वजह से पेरेंट्स बहुत अपसेट होते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और साथ में उनके ज़हन में बहुत सारे सवालात आते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, उन्होंने प्रेगनेंसी में क्या लापरवाही की जिसकी वजह से उनका बेबी ज़ाया हो गया, आइंदा भी क्या उनके साथ ऐसा ही होगा, क्या उनके पास कभी भी एक हेल्दी बेबी नहीं होगा। So hello, this is Dr. Shamaila Hanif. I am working as Professor Obstetric and Gynecology at Fatma Memorial Hospital, Lahore. आज की वीडियो मिसकैरेजेस के बारे में है और उसके बारे में हम जानेंगे कि वो क्यों होता है, उसका क्या इंसिडेंस है, और उन सब सवालात का जवाब देना चाहेंगे जो अक्सर लोगों के जहन में रहते हैं जब उनका कोई मिसकैरेज हो जाता है। 20 वीक से पहले या कि 5 महीने के हमल से पहले अगर हमल ज़ाया हो जाए तो इसको हम मिसकैरेज कहते हैं या अबॉर्शन कहते हैं। इनमें से 80% मिसकैरेजेस पहले 3 माह में होते हैं, जो कि पहले 12 वीक्स में होते हैं, जिनको हम अर्ली मिसकैरेज कहते हैं, और जो 12 वीक्स के बाद मिसकैरेजेस होते हैं उनको हम लेट मिसकैरेज कहते हैं। ये देखने में आया है कि 15 से 20% हमल ज़ाया हो सकते हैं, यानी कि अगर 100 ख़वातीन प्रेग्नेंट हुई हैं तो उनमें 15 से 20 ख़वातीन ऐसी होंगी जिनकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज कर जाए। कुछ ख़वातीन ऐसी रह जाती हैं जिनमें बार बार हमल ज़ाया होता है, और अगर ऐसी ख़वातीन में जिनमें 3 लगातार कंसेक्यूटिव मिसकैरेज हों उनको हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। इसका इंसिडेंस 1% होता है, यानी कि 100 ख़वातीन में एक खातून ऐसी होगी जो कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का शिकार होगी। अब हम बात करेंगे कि मिसकैरेजेस क्यों होते हैं। कुछ वजह अर्ली मिसकैरेजेस की होती हैं और कुछ वजह लेट मिसकैरेजेस की होती है। ये देखने में आया है कि सबसे कॉमन वजह मिसकैरेज का जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी बेबी के अंदर होती है, जिस वजह से कुदरत खुद ऐसा हमल ज़ाया कर देती है, और ऐसा 50% केसेस में यही वजह देखने में आई है। एक बेबी के अंदर या एक इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और 23 क्रोमोसोम वो अपने फादर से लेता है, 23 क्रोमोसोम वो अपनी माँ की तरफ से लेता है। कभी ये देखने में आया है कि अगर बच्चे के अंदर ज़्यादा क्रोमोसोम्स चले जाएं या कि कम क्रोमोसोम्स हो जाएं तो उसको हम क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी कहते हैं, और कुदरत ऐसे बच्चों की ग्रोथ रोक देती है और हमल ज़ाया हो जाता है। कुछ केसेस में माँ और बाप की तरफ से नॉर्मल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स ही जाते हैं, पर जैसे हमल ठहरता है और बच्चे के सेल्स रैपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनके अंदर खुद से भी क्रोमोसोमल एनॉमली आ सकती है। ऐसी प्रेगनेंसीज भी आगे जाके ग्रोथ उनकी रुक जाती है और नेचर ऐसी प्रेगनेंसीज को ज़ाया कर देते हैं। कई दफ़ा हम ये समझते हैं कि ऐसी प्रेगनेंसी ज़ाया होना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ये एक अच्छी बात है कि कुदरत ने खुद हमल ज़ाया कर दिया। अगर ऐसा ना होता तो हमारे पास एक एबनॉर्मल बेबी आ सकता था। इसके अलावा मैटरनल कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जिसमें रिपीटेड मिसकैरेजेस हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर माँ को शुगर है और वो अनकंट्रोल्ड है तो उसको मिसकैरेज होने का चांस ज़्यादा होता है, बिकॉज शुगर की प्रेजेंस में बेबी नॉर्मली डेवलप नहीं करता। साथ में अगर मदर को थायराइड डिसऑर्डर है, यानी कि थायराइड का काम ज़्यादा है, हाइपर थायराइड, या वो कम काम कर रहा है, हाइपोथायराइड, तो उसमें भी कोई रिस्क रहता है मिसकैरेज होने का। साथ में अगर मदर का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है या कि उसको सीवियर किडनी डिजीज़ है, इसके साथ भी देखा गया है कि मिसकैरेज का रिस्क रहता है। इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ भी देखने में आए हैं कि वो भी मिसकैरेज कर सकते हैं, और रिसेंटली कुछ सालों में एक डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें माँ के ब्लड के अंदर एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जिसकी वजह से उसका खून गाढ़ा हो जाता है।
जब खून गाढ़ा हो जाता है तो उसमें जमने के खतरे ज़्यादा होते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिहाजा ऐसी खातून जब प्रेग्नेंट हो तो आवल के अंदर जो छोटी छोटी वेसल्स या रगें बन रही हैं जो बच्चे को खून का सप्लाई देगी, उसमें वो क्लॉट बन जाता है, खून जम जाता है। लिहाजा बच्चे की खुराक बंद हो जाती है और बच्चे की अंदर डेथ हो जाती है और हमल ज़ाया हो जाता है। साथ में ये देखने में आया है कि अगर मदर को कोई इन्फेक्शंस हुई हैं, जो कि वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, और अगर ये फर्स्ट 3 मंथ्स में आई हैं जिसके साथ बहुत ज़्यादा उनको बुखार भी हुआ और वो बीमार भी रहीं, तो उनमें भी रिस्क रहता है कुछ हद तक कि उनकी प्रेगनेंसी वेस्ट हो जाए। एक इन्फेक्शंस होती हैं जिसको हम टॉर्च इन्फेक्शंस कहते हैं। अमूमन में अक्सर लोग समझते हैं कि टॉर्च इन्फेक्शन से हमल ज़ाया हो जाते हैं। टॉर्च इन्फेक्शन से ज़्यादातर बेबी में डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि उनका जहन सही ना बने या आँख सही ना बने या कान सही ना बने, पर बहुत कम चांस है कि टॉर्च इन्फेक्शंस पहले 3 माह में हमल ज़ाया करें। ये ज़्यादातर बेबी में डिफेक्ट्स पैदा करती हैं जो कि हमें पैदाइश के बाद आके पता चलता है। एक्सपोजर टू रेडिएशन, अगर माँ किसी ऐसी जगह काम कर रही हैं जहाँ के रेडिएशंस हैं या उनको एक्सपोजर हो गया है टॉक्सिन्स से, जो कि लेड भी हो सकता है और मर्करी भी हो सकता है, इससे भी मिसकैरेज हो सकता है। एबनॉर्मैलिटीज़ ऑफ यूट्रस या बच्चेदानी में प्रॉब्लम्स, कभी कभी ये देखने में आया है कि बच्चेदानी की बनावटी नुक्स होते हैं जो कि पैदाइशी होते हैं। बच्चेदानी के अंदर एक सेप्टम हो जाता है जिसकी वजह से हमल आगे ग्रो नहीं कर सकता और वो वक्त से पहले ज़ाया हो जाता है। अमूमन ऐसी यूट्राइन एबनॉर्मैलिटीज़ लेट मिसकैरेजेस करती हैं। अगर यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड है जो कि एक रसौली कहते हैं, और अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं जो यूट्रस के अंदर जगह नहीं दे सक रही एक प्रेगनेंसी को ग्रो करने के लिए, तो ऐसी सूरत में भी वो हमल ज़ाया हो जाता है। और ये वाला फाइब्रॉइड की वजह से भी जो हमल ज़ाया होते हैं ये लेट मिसकैरेजेस होते हैं। सर्वाइकल वीकनेस, बच्चेदानी के मुंह को सर्विक्स कहते हैं। कभी कभी ऐसे केसेस में देखा गया है कि कंजेनिटली सर्विक्स वीक होता है या सर्विक्स का टिश्यू कमज़ोर होता है, और कभी अगर सर्विक्स के ऊपर सर्जरी की हो या रिपीटेड डीएनसीज हुई हैं जिसकी वजह से सर्विक्स इंजर कर गया है, तो वो भी वीक रह जाता है। लिहाजा जिस तरह प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो सर्विक्स प्रेगनेंसी का वज़न नहीं सहार सकता और यकदम वो डायलेट और खुल जाता है और सारी प्रेगनेंसी और बेबी ज़ाया हो जाता है। तो टिपिकली पेशेंट की ये हिस्ट्री होती है कि उसको पेन्स नहीं लगी, यकदम बेबी एक्सपेल कर गया, तो ऐसे सिनेरियो में ये उनका सर्विक्स वीक होता है और आइंदा प्रेगनेंसी में उनको सर्विक्स के ऊपर एक टांका लगा दिया जाता है जो अमूमन 13 से 14 हफ्ते में लगाया जाता है, जिसके लगा देने से उनकी प्रेगनेंसी 80% चांसेस हैं आइंदा पूरे टाइम तक पहुँचे। कभी कभी फूड पॉइजनिंग जिसमें साल्मोनेला या लिस्टीरियोसिस ऐसी इन्फेक्शन भी हमल को ज़ाया कर सकती हैं, और यूजली साल्मोनेला और लिस्टीरिया इन्फेक्शंस अनकुक्ड फूड से आती है, जैसे कि अनकुक्ड या रॉ फिश हो या कि गोश्त हो जिसको सही तरह पकाया नहीं गया, उससे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकती हैं जो कि आगे मिसकैरेज कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसे और कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी प्रेजेंस में मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। सबसे पहले मैटरनल एज, ये देखने में आया है कि अगर माँ 35 इयर्स से यंग है उसमें मिसकैरेज का रिस्क 15 से 20% रहता है। जो माँ की एज बढ़ने लग जाती है मिसकैरेज का चांस भी बढ़ने लग जाता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि उनके एग्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के पीछे नहीं रहते और उसमें अगर हमल ठहर जाए तो वो एक डिफेक्टिव हमल होता है जिसको कुदरत ज़ाया कर देती है। 40 इयर्स की एज में ऑलमोस्ट 40% चांसेस हैं प्रेगनेंसी के ज़ाया होने में, और 45 इयर्स की एज में ऑलमोस्ट 80% चांसेस हैं प्रेगनेंसी के ज़ाया होने में। अगर खातून के प्रीवियस मिसकैरेज हैं तो उनका मामूली सा रिस्क फिर बढ़ जाता है आइंदा हमल ज़ाया होने में।
अगर प्रीवियसली एक हमल ज़ाया हुआ है तो आइंदा उनका 14% रिस्क रहता है मिसकैरेज का। अगर उनके पहले 2 हमल ज़ाया हुए हैं तो आइंदा 20 से 24% तक हमल ज़ाया होने का चांस रहता है। अगर किसी खातून के पहले 3 मिसकैरेजेस हुए हैं तो आइंदा हमल में ऑलमोस्ट 28 से 30% तक रिस्क रहता है उनके प्रेगनेंसी लॉस रिपीट होने का। कुछ दवाइयाँ उनकी वजह से भी हमल ज़ाया हो सकता है, स्पेशली मिसोप्रोस्टॉल, जो अगर ख़ातून अपने स्टमक अल्सर्स के लिए ले रही हैं उसके लेने से भी हमल ज़ाया हो सकता है। रेटिनॉइड जो एक्नी के लिए दी जाती है, और मीथोट्रेक्सेट दवाई जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ों को दी जाती है, इनके लेने से भी हमल ज़ाया हो सकता है। स्मोकिंग, अल्कोहल और रिक्रिएशनल ड्रग्स के यूज़ से भी हमल ज़ाया होने का चांस बढ़ जाता है। वेट, अगर माँ का वेट अंडर वेट है और या वो ओवर वेट है तो इसमें भी देखा है गया है कि उनमें हमल ज़ाया होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक बहुत ज़रूरी सवाल जो अक्सर ख़वातीन पूछती हैं, क्या वो आइंदा मिसकैरेज को प्रिवेंट कर सकती हैं या नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। आपने कोई ऐसी लापरवाही या बेएहतियाती नहीं की जिसकी वजह से हमल ज़ाया हो गया, ये आपके हाथ में नहीं था। अगले हमल प्लान करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को रुजू करें ताकि वो असेस कर सकें आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेके कि क्या आपका दोबारा हमल होने का कोई चांस है या नहीं। हो सकता है कि वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री और आपके एग्ज़ामिनेशन के बाद आपको कोई टेस्ट एडवाइस करें, और जब वो समझें कि आप बिल्कुल फ़िट हैं तो आप आइंदा प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक मल्टीविटामिन रोज़ाना लें जो कि फॉलिक एसिड है। यूजुअली रिकमेंड किया जाता है कि 400 से 600 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड डेली लेनी चाहिए। आप हेल्दी डाइट लीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज करें और कोशिश करें कि आप एक आइडियल वेट में पहुंच सकें अगली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल या रिक्रिएशनल ड्रग्स लेते हैं तो प्लीज़ उनको आप बंद कर दीजिए ताकि आइंदा भी हमल ज़ाया होने का चांस कम हो जाए। जहाँ तक हो सके अगली प्रेगनेंसी राइट एज में प्लान कर सकें। ये देखने में आया है कि जिस तरह माँ की एज बढ़ती है और वो 35 ईयर्स से आगे एडवांस होती है तो उनका रिस्क ऑफ मिसकैरेज बढ़ने लग जाता है। तो जहाँ मुमकिन है आप अपनी राइट एज में प्रेगनेंसी प्लान करें। एक और ज़रूरी सवाल जो हमेशा पेशेंट पूछते हैं कि आइंदा एक मिसकैरेज के बाद उनके क्या चांसेस हैं कि उनकी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि अगर किसी का एक हमल ज़ाया हुआ है तो उनके बहुत बहुत अच्छे चांसेस हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी उनकी नॉर्मल चले और मिसकैरेज ना हो। ऑलमोस्ट 80 to 85% चांसेस हैं कि उनकी अगली प्रेगनेंसी नॉर्मल चले। और अगर किसी खातून के 2 हमल ज़ाया हुए हैं फिर भी उनके चांसेस ऑलमोस्ट 75 से 80% तक रहते हैं कि आइंदा उनकी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी हो और उनका एक हेल्दी बेबी हो। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, जिस तरह कि हमने पहले बात की, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हम तब कहते हैं अगर किसी खातून के लगातार 3 हमल ज़ाया हो जाएं। अमूमन ये 1% केसेस में देखा गया और इनकी डिफरेंट वजूहात होती हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके डॉक्टर आपके कोई ब्लड टेस्ट एडवाइस करेंगे या आपके जेनेटिक टेस्ट एडवाइस करेंगे। जेनेटिक टेस्टिंग में आपके और आपके हस्बैंड की कैरियोटाइपिंग की जाती है ताकि ये देखा जाए कि उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। जहाँ तक मुमकिन हो सके अगर आपकी प्रेगनेंसी जो वेस्ट हुई है उसका टिश्यू भी क्रोमोसोमल एनालिसिस के लिए भेजा जा सकता है, ये चेक करने के लिए कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है या नहीं, प्रोवाइडेड कि आपके शहर में ऐसी लेबॉरेटरीज अवेलेबल हैं जो कि टिश्यू मिसकैरेज वाले टिश्यू को चेक कर सके फॉर एनी क्रोमोसोमल एनॉमली। साथ में आपके डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट एडवाइस करेंगे जिसमें डायबिटीज़ का टेस्ट, शुगर का टेस्ट हो गया,
थायराइड का टेस्ट हो गया और साथ एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम जो हमने बात की जिसमें खून गाढ़ा हो जाता है, उसके भी टेस्ट किए जाते हैं। जिन पेशेंट्स में एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के टेस्ट पॉजिटिव आ जाएं उनको आइंदा प्रेगनेंसी में लो डोज एस्प्रिन एडवाइस की जाती है और साथ में लो डोज हेप्रिन एडवाइस की जाती है, जिससे उनका खून पतला रहता है और प्रेगनेंसी की ग्रोथ नॉर्मल चलती है। अगर आपकी डॉक्टर को ये शक है कि आपकी यूट्रस की प्रॉब्लम है या उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो आपके अल्ट्रासाउंड करवाएंगे या वो आपका एक्सरे करवाएंगे जिसको हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राम कहते हैं। कभी कभार हिस्ट्रोस्कोप जो कि एक कैमरा होता है जो यूट्रस के अंदर जाता है और उससे यूट्रस की इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल लाइनिंग देख ली जाती है, उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर यूट्रस की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं या कि उसमें फाइब्रॉइड्स हैं तो अमूमन ऐसे केसेस के लिए सर्जरी की जाती है ताकि आइंदा आपकी प्रेगनेंसी खैरियत से आगे बढ़ सके। कुछ केसेस में ऑलमोस्ट 50 to 60% केसेस ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं पिक होती। उनके लिए भी ये अच्छी बात है जानने के लिए कि उनका एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होने का चांस फिर भी 70% रहता है। एक मिसकैरेज के बाद कितनी जल्दी औरत प्रेग्नेंट हो सकती है? पहले ये कहा जाता था कि एक हमल जब ज़ाया हो तो अमूमन 3 से 6 महीने तक वक्फा होना चाहिए ताकि औरत फ़िज़िकली एंड मेंटली फ़िट हो जाए, पर अब ऐसी बात नहीं है, प्रोवाइडेड कि औरत में कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है। जब पेशेंट समझे कि वो मेंटली फ़िट है, इमोशनली फ़िट है, तो वो अगली प्रेगनेंसी प्लान कर सकती है। इतनी जल्दी भी प्लान कर सकती है एज़ अर्ली एज़ कि जब एक हमल ज़ाया हुआ है उसके फ़ौरन बाद अगले साइकिल में भी वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकती है। पर अगर किसी पेशेंट को मेडिकल डिसऑर्डर है, उनका थायराइड कंट्रोल नहीं है या उनका ब्लड प्रेशर या किडनी डिजीज़ या शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें तब तक जब तक कि उनके ये डिसऑर्डर्स कंट्रोल में ना आए और उनके डॉक्टर ग्रीन सिग्नल दें कि हाँ अब उनका ये मर्ज़ कंट्रोल में है और वो अब प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी खातून के 3 लगातार मिसकैरेजेस हुए हैं तो वो भी अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि उनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली उनके टेस्ट किए जाएं और टेस्ट की रिपोर्टों के बेस पे उनका इलाज हो सके और अपने डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी तब ही प्लान करें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो एक औरत को हेल्प कर सकता है कि वो अपना ये कोप कर सके ये ट्रॉमा जो कि उनको मिसकैरेज से हुआ। ऑब्वियसली औरत डिप्रेस्ड होगी, मेंटली डेवस्टेटेड होगी, फ्रस्ट्रेटेड होगी। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट के हस्बैंड, उसकी फैमिली, उसके इन लॉज, उसके फ्रेंड्स उसको बहुत सपोर्ट करें ताकि वो इस ट्रॉमा से जल्दी निकल आए। प्लीज़ उस औरत ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, कोई ऐसी बेएहतियाती या लापरवाही नहीं की जिससे उसका हमल ज़ाया हुआ। उसको प्लीज़ ब्लेम मत कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। अब हम बात करेंगे मिथ्स रिलेटेड टू मिसकैरेज। मिथ्स का मतलब है वो वहमी बातें जो अक्सर फैमिलीज़ में बड़ी ख़वातीन या माँओं के जहन में होती हैं और वो समझती हैं कि इस वजह से हमल ज़ाया हो गया। तो ये हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों के बारे में लोगों को जहन में रहता है कि ये प्रॉब्लम्स इस वजह से हमल ज़ाया हो जाता है। वो ये हैं एक्सरसाइज, हमल में एक्सरसाइज करना, डांस करना या स्विमिंग, इसका बिल्कुल कोई ताल्लुक़ मिसकैरेज से नहीं है। वर्किंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो ख़वातीन जॉब करती हैं उनकी जॉब करने से भी इससे भी देखा गया है कि ये बिल्कुल भी मिसकैरेज नहीं करता। स्ट्रेस या आर्ग्यूमेंट, किसी से बहस हो जाए या आर्ग्यूमेंट हो जाए या कई दफ़ा नोक झोंक घर में हो जाती है, इससे भी मिसकैरेज नहीं होता। सेक्सुअल एक्टिविटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
या वज़न उठाना या हील पहनना या मिर्चों वाला खाना खाना या पपीता खाना, इससे भी देखा गया है कि ये बिल्कुल भी मिसकैरेज नहीं करता। एक और ज़रूरी बात जो रिसेंटली कुछ सालों में देखी गई है वो है कोविड वैक्सीन के बारे में, और उसके बारे में अक्सर मिथ्स होते हैं कि अगर ख़ातून ने पहले कोविड वैक्सीन लगवाई हुई है और आइंदा उनका प्रेगनेंसी मिसकैरेज कर जाए तो वो ये समझते हैं कि इस वैक्सीन की वजह से है। अब तक जितनी भी रिसर्च हुई है उसने ये शो किया है कि कोविड वैक्सीन मिसकैरेज नहीं करता। सफ़र करना, खा वो गाड़ी से हो, ट्रेन से हो या जहाज़ से हो, वो भी मिसकैरेज नहीं करता। माइनर इंजरीज़ जैसे कि मोच आ जाना या थोड़ा सा आप घर में ही गिर जाएं या धक्का लग गया हो, इससे भी मिसकैरेज नहीं होता। अल्ट्रासाउंड, कई दफ़ा अक्सर लोगों के जहन में ये बात रहती है कि अगर पहले 3 महीने में अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो उससे हमल ज़ाया हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इसमें कोई हकीकत नहीं है। अल्ट्रासाउंड मिसकैरेज नहीं करता। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज अर्लियर, अगर किसी खातून ने हमल के परहेज़ के लिए या तो पिल्स यूज़ किए हों या उसने कॉइल रखा हो या उसने कोई इंजेक्शन लगवाया हो, तो जब वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बंद कर देती हैं और वो अगली प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो उन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का आइंदा प्रेगनेंसी में हमल ज़ाया होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आखिर में मैं दोबारा एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपका मिसकैरेज हुआ है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपने आप को ब्लेम ना कीजिए। मिसकैरेज एक कॉमन चीज़ है, ऑलमोस्ट 15 से 20% ख़वातीन का मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज का ये मतलब नहीं है कि आइंदा आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। आपके 85% चांसेस हैं आइंदा कि आपका एक हेल्दी बेबी और हेल्दी प्रेगनेंसी हो। ये ज़रूरी है कि अगर आपका मिसकैरेज हुआ है तो आप अगले हमल प्लान करने से पहले एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करें और उनके अकॉर्डिंगली उनकी सजेशन के साथ आप अगली प्रेगनेंसी प्लान करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपके जहन में जो सवालात थे मिसकैरेज को लेके वो आपको मिल गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। खुश रहें, अपना ख्याल रखें एंड हैव अ सेफ एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। शुक्रिया।